हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट विद चंद्रा में। और मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु का यहाँ पर हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। विशेष बात ये रहेगी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी की सारी बातों को कॉन्सेप्ट के तहत एकदम समझा करके पढ़ाया जाएगा, अर्थात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। पढ़ाने का सबसे उचित तरीका होता है कि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हों। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और एग्ज़ाम्स में आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपने समझ के पढ़ा होगा तभी बता पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित। और उत्तर प्रदेश से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके यूपी के जो भी एग्ज़ाम हैं, आपके जितने भी आपके यूपी उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होने वाली हैं, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कोई एक परीक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी की लगी हुई है, आपका यूपीपीसीएस प्री है, आरओ समीक्षा अधिकारी है, लेखपाल है, यूबीपी है। तो जितनी भी आपकी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएँ हैं, वनडे एग्ज़ाम है, सभी जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा वो जो घंटी बनी हुई है उसको भी बजा दें। ठीक है, उसको बजा देने से क्या होगा, टच कर देने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है। दोस्तों, भारतीय जो जलवायु है वो मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे तो ये देखते हैं। ये देखिए आपका ग्लोब है, ये आपका 0 अंश अक्षांश रेखा है जिसे हम इक्वेटर नाम देते हैं, भूमध्य रेखा नाम देते हैं, विषुवत रेखा नाम देते हैं। इसके 23.5 अंश जब उत्तर की बात करते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं, आपका कर्क रेखा नाम देते हैं। क्या? कर्क रेखा। इसके 23.5 अंश नीचे जब जाते हैं तो इसे हम नाम देते हैं मकर रेखा। ठीक, इसे हम मकर रेखा नाम देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि मैं भारत की भूगोल की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट में आप भूगोल के वीडियो को आप देख लेंगे, वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये 23.5 अंश कैसे आया। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने की वजह से इसको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, हमारा जो भारत है वो आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में भी अगर बात करेंगे तो आपका ये पूर्वी क्षेत्र पे आता है। ठीक है, पूर्वी स्थिति रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी स्थिति रखता है हमारा भारत। और भारत का ही एक राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता है। हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ये जो वाला एरिया आपका है 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी के मध्य वाला एरिया, इसको हम नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन। क्या नाम देते हैं? उष्णकटिबंधीय। ये आपका उष्णकटिबंध है या उष्णकटिबंध क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक, इसके ऊपर जब जाएंगे आपका तो ये आपका रहता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या रहता है? शीतोष्ण कटिबंध। वो आपका दक्षिण में भी वही स्थिति होगी, शीतोष्ण कटिबंध। और जब और नीचे जाते हैं, ये वाला एरिया जो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये वाला एरिया, तो ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। ये वाला जो इलाका इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ऐसे ही ऊपर भी होगा आपका शीत कटिबंध। ठीक, तो ये जो एरिया मैंने बताया, डॉटेड लाइन बनाई है ऐसे ऐसे, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और भारत की जो स्थिति, जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत आपका, अगर हम इंदिरा पॉइंट से लेते हैं, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अगर हम भारत को जोड़ते हैं तो वो आता है 6 अंश से लेकर के, अगर जम्मू कश्मीर तक जाएंगे आपका तो आपका 37.6 अंश उत्तरी अक्षांश तक विस्तार इसका है। लेकिन अगर हम आपका कन्याकुमारी से अगर लेते हैं तो यहाँ से अगर लेते हैं कन्याकुमारी से, तो यहाँ से जोड़ा जाता है 8 अंश से लेकर के 37 अंश 6 डिग्री तक। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। तो
अब आप उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं, हालांकि मैं इस पहले भी वाली वीडियो में बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार लगभग 23 अंश उत्तरी से लेकर के 30 अंश उत्तरी तक है। तो आपको पता है कि 23.5 अंश तक इससे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, और उसके बाद का जो इस एरिया है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध जो एरिया है वो आपका 23.5 से लेकर के 40 अंश अक्षांश तक माना जाता है, वो आपका उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो अब सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आपकी कैसी है। मानसून तो जो है बनता है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ही मानसून से बारिश होती है। किस मानसून से बारिश होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी एक चीज तो ये जलवायु है, और साथ साथ में इसको हम उपोष्ण भी वो बोलते हैं। उपोष्ण, उष्ण मीन्स गर्म होता है, और ऐसा गर्म जो कि कम गर्म हो। अर्थात जब हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर की बात करते हैं, अर्थात आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन गई है इसके जैसे ही उत्तर की तरफ हम चलते हैं वैसे ही उपोष्ण एरिया आता है, और उसके ऊपर तक जाने पर आपका शीतोष्ण। तो इसको समशीतोष्ण भी बोलते हैं और उपोष्ण भी बोलते हैं। अर्थात उष्ण के जस्ट उत्तर में क्या है? उपोष्ण। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय भी मानी जाती है। तो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तो इसको माना जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम इसको डिवाइड करते हैं, किस तरीके से इसकी जलवायु है। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर के कितने क्षेत्रों में, जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। वैसे अगर देखा जाए भूमि वर्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है उत्तर प्रदेश को। कितने? 9 जलवायु क्षेत्रों में। वो 9 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से होंगे? जैसे आपके देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है, आपको मैप के बारे में बता देता हूँ। उत्तराखंड, फिर इसके बाद नेपाल है, ये आपका इधर वाला बिहार का एरिया है, ये आप यहाँ झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश भी है, ये थोड़े से हिस्से में राजस्थान है, फिर दिल्ली, ये हरियाणा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये कुल मिलाकर के राज्यों से घिरा हुआ हमारा उत्तर प्रदेश है। हम लोग बात कर रहे थे हाँ 9 जलवायु क्षेत्रों में कैसे बांटा गया है। देखिए, एक आपका तराई वाला क्षेत्र है, ठीक, आपने भाबर का क्षेत्र भी देखा होगा, भाबर और तराई का क्षेत्र। उसके बाद इसको अगर हम इधर पश्चिम की साइड में देखें, आधा डिवाइड करें तो पश्चिमी क्षेत्र आ गया, ठीक। उसके बाद हम इधर वाले एरिया को देखेंगे तो आपका पूर्वी क्षेत्र में आ गया, नीचे वाले एरिया को देखेंगे तो आपका दक्षिणी एरिया क्षेत्र आ गया, इस वाले एरिया को देखेंगे तो आपका मैदानी क्षेत्र आ गया। तो इसी तरीके से कुल मिलाकर के 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कुल मिला के 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। सस्य मीन्स होता है क्या? क्रॉप, अर्थात फसल के हिसाब से देखा जाए, पैदावार के हिसाब से देखा जाए, कृषि के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 9 जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, ठीक। लेकिन विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। वो विशेष तौर पर कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो आपका आएगा आर्द्र उष्ण क्षेत्र या आर्द्र उष्ण क्षेत्र, और दूसरा आपका है साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र। 2 क्षेत्र हैं, आर्द्र उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र। अब हम बात करें अगर आर्द्र उष्ण क्षेत्र की, तो आर्द्र उष्ण क्षेत्र कौन कौन से इलाके इसमें शामिल किए जाएंगे? तो आर्द्र मीन्स क्या होता है? नमी। तो नमी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? आपके तराई वाले एरिया पे, जो ये आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये, ठीक, जो कि आपका शिवालिक हिमालय के जस्ट दक्षिण वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो आर्द्र उष्ण क्षेत्र में आता है। देखिए, उष्ण क्षेत्र में तो आते ही हैं, लेकिन उष्ण में भी किस में आता है? आर्द्र में, ठीक। उष्ण में भी किस में आता है? ये आर्द्र में, आर्द्र उष्ण में। अर्थात गर्मी वाला है लेकिन फिर भी नमी वाला है, ठीक। गर्मी वाला पूरा क्षेत्र देखेंगे तो उष्ण में है, लेकिन नमी वाला उष्ण में भी कहाँ पर नमी, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ये इसका मतलब हुआ। तो वो आर्द्र उष्ण क्षेत्र अगर बात करेंगे तो आपका सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर है, आपका पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है आपका,
और बलरामपुर, श्रावस्ती है, और फिर उसके बाद जाएंगे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, फिर कुशीनगर। अर्थात ये जो आपके उत्तर वाले जस्ट क्षेत्र जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये सभी के सभी आपके आर्द्र उष्ण क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जब हम साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात आर्द्र से कुछ कम, जहां पर नमी कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, वो एरिया की बात यहां पर की जाएगी, तो ये आपका आएगा, ये मैदानी क्षेत्र आपका, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये आपका पूर्वी क्षेत्र, और ये जो इलाका है आपका पठारी क्षेत्र में आता है। ये सारे के सारे जो एरियाज हैं ये आपके किस में आते हैं? साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र में आते हैं। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसको, मतलब वर्षा के हिसाब से कैसे इसको बांटा गया है। देखिए, अब आपका मैंने पहले बताया था आर्द्र उष्ण क्षेत्र। आर्द्र उष्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें आपका जो तराई वाला एरिया है, अर्थात ये वाला एरिया, यहाँ पर बारिश की बात करेंगे तो 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे इसमें तो कुछ एरिया जो आपका है, हाँ ये आपका तराई क्षेत्र आ गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका है साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र। इस एरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो दोस्तों 80 से लेकर के 112 सेंटीमीटर तक या 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इतनी वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। अर्थात तराई वाले क्षेत्र से कुछ कम वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी बारिश कम होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र में भी बारिश कितनी होती है? 80 से लेकर के 100, अर्थात ये जो एरिया है 80 से लेकर के 100। ऐसे ही इस वाले एरिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपकी और भी बारिश कम होती है, या 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ये वाले एरिया पे 100 सेंटीमीटर, और जैसे ही इधर आपके जाएंगे तो 112 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। जैसे हम दक्षिण वाले पठारी बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे, आपका ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, मिर्जापुर और सोनभद्र, इस इलाके की बात करेंगे तो 91 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र आपका तराई वाला क्षेत्र है, और सबसे कम वार्षिक वर्षा क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के अगर वर्ष में देखा जाए, एक वर्ष में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से। कौन? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो आपकी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, है ना, ग्रीष्म ऋतु। दूसरी ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु। तीसरी ऋतु इसके बाद आपकी आती है शीत ऋतु। तो मुख्य रूप से आपके 3 ऋतुओं में इसको बांटा जाता है। एक एक ऋतु के बारे में हम लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। अब ग्रीष्म ऋतु की जब बात की जाएगी तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब मानी जाती है? जब आपका मार्च की शुरुआत होती है, मार्च से लेकर के आपका ये कुल मिलाकर के जून, मध्य जून तक के समय को हम ग्रीष्म ऋतु में रखते हैं। कब से लेकर के? मोटी मोटा देखेंगे तो मार्च से लेकर के जून तक के इस समय को हम ग्रीष्म ऋतु में रखते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है उत्तर प्रदेश का? अगर ये देखेंगे तो आपका जून, अर्थात जून महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये गर्मी क्यों होती है आखिर, और ये गर्मी सबसे ज़्यादा दर्ज कहाँ पर की जाती है? वैसे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सामान्य जो तापमान है वो 36 से लेकर के 39, जिसको हम औसत तापमान बोलते हैं, 39 डिग्री सेल्सियस, 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो सामान्य तापमान उत्तर प्रदेश का रहता है। ये अधिकतम, ठीक है, आपको न्यूनतम और अधिकतम में बात बता देते हैं। ये आपका है अधिकतम सामान्य तापमान,
ठीक। अधिकतम तापमान, जब इसी में हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश का, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक ये न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश में सामान्य तापमान की बात कर रहे हैं पाया जाता है। विशेष वजह अगर जब बात करेंगे, विशेष क्षेत्र की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी अलग अलग तापमान हो सकता है। जैसे हम कहने लगे किसी एक विशेष जिले की बात करने लगे तो वो फिर अलग की बात हो जाएगी, लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश के औसत में मिला करके देख रहे हैं तो अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। और सबसे गर्म महीना जो है वो आपका जून का पाया जाता है। उसके पश्चात जुलाई से आपका जो है वो वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लास्ट आपका जून का जो चौथा सप्ताह होता है वहाँ से मानसून भारत में प्रारंभ हो जाता है और उसके पश्चात फिर वर्षा ऋतु में उसको हम जोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में। एक चीज़ और याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर गर्मी की बात की जाएगी किन जिलों में होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में के सबसे अधिक गर्म जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आगरा और मथुरा पड़ता है। यहाँ आपका आगरा पड़ता है, यहाँ पर आपका आगरा है, यहाँ आपका झांसी है। तो दो जिले, एक आपका आगरा और दूसरा कौन सा है, झांसी। तो आगरा और झांसी ये दो जिले जो हैं वो सबसे ज़्यादा गर्म जिले माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। अब सबसे कम गर्म जिले की बात करेंगे। सबसे कम गर्म जिला जो है वो दोस्तों है बरेली, बरेली की बर्फ़ी। तो बरेली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम गर्म जिला है, लेकिन अधिक गर्म जिलों की बात करेंगे तो आपका आगरा और झांसी आता है। ये तो पर्टिकुलर किसी एक जिले की बात हो गई, एक विशेष क्षेत्र की बात हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं ये तो एक जिले की बात हो गई, लेकिन एक विशेष क्षेत्र की बात करते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होगा, तो वो आपका ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जिसको हम पठारी क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों आपको पता है कि जब मैंने ग्लोब बनाया था, आपको दिखाया था ग्लोब बना के, पृथ्वी बना के, तो उसमें देखा कि जो आपकी भूमध्य रेखा है जिसको हम इक्वेटर नाम देते हैं, विषुवत रेखा नाम देते हैं, वहाँ 12 महीने सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो उसके आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। लेकिन सूर्य एक बार क्या होता है, उत्तरायण होता है। तो उत्तरायण जब होता है तो पहुंचता है कर्क रेखा में, और कर्क रेखा के जस्ट सीधे क्या होता है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो कर्क रेखा में पाए जाने वाले जितने भी देश हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, चूँकि कर्क रेखा में लंबवत सूर्य चमकता है। तो एक वर्ष में एक बार कर्क रेखा में चमकता है और एक वर्ष में एक बार फिर वो आपका मकर रेखा में चमकता है। ठीक है, तो जब कर्क रेखा की हम बात करते हैं, चूंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, और कर्क रेखा अगर देश की बात करेंगे तो आपका देखते हैं आपका जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है ना, और कर्क रेखा भारत है। तो इन मुख्य जो देशों से आपकी कर्क रेखा, सॉरी ये तो हमने बात, हाँ कर्क रेखा आपके भारत से भी गुजरती है, सही बताया मैंने। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा लंबवत चमकेगा तो वहाँ के जो देश होंगे, उस देश के जो जिले राज्य होंगे, वहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। तो ये जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है जिसको हम प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र बोलते हैं, इसको प्रायद्वीपीय भाग का ही एक टुकड़ा बोलते हैं जो कि उत्तर की ओर धंसा निकला हुआ है, उसी को हम पठारी क्षेत्र बोलते हैं या बुंदेलखंड बोलते हैं। ये एरिया जो है वो आपका कर्क रेखा के नज़दीक होने की वजह से यहाँ का तापमान उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों की अपेक्षा अधिक होता है। अब ये कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं, अगर शुरुआत बॉर्डर से करेंगे तो आपका जैसे कानपुर है, आपका लखनऊ है, ठीक है, कानपुर लखनऊ, ये ललितपुर है, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र है, जो इलाहाबाद का दक्षिणी क्षेत्र आता है वो है। तो ये सारे के सारे जो ज़िले हैं ये आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं, और ये कर्क रेखा के नज़दीक होने की वजह से यहाँ का तापमान उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ठीक, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है, आपको ये पता है। और आप जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। यहाँ आप देख रहे हैं झारखंड के रांची के पास से गुजरती है। तो यहाँ से जब कर्क रेखा ऐसे गुजरेगी तो ये वाला एरिया जो है वो कर्क रेखा के नज़दीक होगा, और इसी वजह से ये वाला एरिया गर्म ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक, अगर बात करें उत्तर प्रदेश का वार्षिक तापांतर कितना है, तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश का वार्षिक तापांतर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है
ठीक, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि गन्ना, आपका मक्का, ज्वार, बाजरा है आपका, और इसके अलावा आपका कपास है। तो ये सारी की सारी फसलें आपकी खरीफ की फसलें हैं, जो कि आपके गर्मी के सीज़न में ही पैदा होती हैं। ठीक है, गर्मी के सीज़न में ही पैदा होती है, ग्रीष्म ऋतु की फसलें इनको बोला जाता है, खरीफ की फसलें बोला जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली ऋतु की। तो अगली ऋतु कौन सी आएगी उसकी बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद दोस्तों आपको पता है कि कौन सी ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु आएगी। चलिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश का मानसून आपको पता है कि उपोष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है। और उत्तर प्रदेश में क्या, अगर भारत में वर्षा की बात करेंगे तो भारत में वर्षा जो है 90% वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे, लगभग आपका 10 से 15% जो वर्षा है वो आपके पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है, लेकिन 90% जो आपकी वर्षा है लगभग वो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो अरब सागर से उठता है और इसके पश्चात केरल के तट से टकराता है, और सबसे पहले मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल पहुंचता है और केरल में झमाझम बारिश होती है। उसके पश्चात ये और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के पश्चात तमिलनाडु पहुँचता है, तमिलनाडु में झमाझम बारिश होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है, वहाँ से ये जाता है, जब तो आप देख पा रहे होंगे आपका त्रिपुरा, मिजोरम है, यहाँ से टकराने के बाद उत्तर की तरफ जब मुड़ता है तो आपका असम, मेघालय पहुँचता है। असम, मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से जो बादल हमारा है, मानसून है, वो टकरा करके क्या करता है, अपनी दिशा को बदलता है। अपनी दिशा को बदलने के बाद ये दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा दोस्तों हो जाती है आपकी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाती है। फिर ये मानसून प्रवेश करता है आपका पश्चिम बंगाल में, और हमारे भारत में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मानसून पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। उसके पश्चात पहुंचता है बिहार में, बिहार में वर्षा करने के बाद ये फिर पहुंचता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पहुंचता है इस तरीके से, आप दिखा देता हूँ मैं। इस तरीके से जो मानसून है वो प्रवेश करता है, अर्थात जो आपकी पूर्वा हवाएं हैं, पूर्वा, उन्हीं के साथ में ये मानसून चलता है। तो आपने सुना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो पूर्वा मानसून के द्वारा होती है, पूर्वा हवाओं के द्वारा बारिश को लाया जाता है, मानसून को लाया जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे हवाएं जो हैं वो आपका इस तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ जाती हैं, अर्थात पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा मानसून जो है वो सीधे भी निकल जाता है। सीधे निकल करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत की श्रृंखला ऐसे चली गई है। ठीक है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला इस तरीके से चली गई है। तो अब ये मानसून क्या है, ये मानसून जो आया सबसे पहले आपका ये गोरखपुर में टकराता है, गोरखपुर में बारिश करता है और गोरखपुर में झमाझम बारिश होती है। इसके पश्चात ये जब उत्तर की तरफ चलता है तो इसको फिर जब नेपाल पहुंचेगा तो नेपाल में आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और भी अन्य ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनसे मानसून टकराने के पश्चात पुनः वापस आता है, और पुनः वापस आने के पश्चात फिर ये गोरखपुर वाले एरिया में घनघोर बारिश करता है। और इसीलिए मैंने दोस्तों आपको ये वाला जो एरिया पोर्शन दिखाया हुआ है, जिसको मैंने अलग से आपको मेंशन किया हुआ है, ये गोरखपुर है, और गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये बारिश करते करते भी गया मानसून, और दोबारा पहाड़ों से टकराने के बाद जब पुनः लौटता है आपका दक्षिण की तरफ तब फिर बारिश करता है। हालांकि ये स्थिति यहीं पर नहीं होती है कि आगे मानसून और बढ़ता है, और इस तरीके से आपका ये उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता है। तो वहाँ से टकराने के बाद आपका फिर ये पुनः वापस लौटता है, और वापस लौटते समय ये जो आपका तराई वाला क्षेत्र है, अर्थात सहारनपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो जिले उत्तर प्रदेश के पड़ते हैं, तराई के क्षेत्र इसको माना जाता है। यहाँ पर बहुत बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है उसको आर्द्र उष्ण क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नमी ज़्यादा होती है और बारिश
ज़्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो आपके तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की किसी खास पर्टिकुलर जगह की बात की जाएगी, किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, यहाँ अभी तक कुल मिलाकर के 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सबसे अधिक वर्षा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है वो गोरखपुर जिले में होती है। ठीक, उसके पश्चात अब होता क्या है कि ये मानसून जो उत्तर की तरफ चला, ये हिमालय से टकराने के बाद वापस आया, तो बरसते हुए आता है, तो एक बार बरसते हुए गया, दोबारा बरसते हुए आया। फिर क्या होता है, अब वही स्थिति है कि अब मान लो कि बादल पानी के कटोरे हैं, कब तक बरसेंगे, आखिरकार खाली भी तो हो जाएंगे। तो ये मानसून बरसते हुए जब आता है तो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे पठारी क्षेत्र की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे कुछ ये मानसून आपका इस तरीके से पश्चिम एरिया में जाता है, तो बारिश की मात्रा में कमी होती चली जाती है। अर्थात इस एरिया में जो बारिश 120 सेंटीमीटर तक हो रही थी, वो बारिश जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अर्थात लखनऊ और कानपुर इलाहाबाद का जो एरिया पड़ता है, आपका गाजीपुर का एरिया पड़ता है, चंदौली का एरिया पड़ता है, इस एरिया में चंदौली तो खैर आपका आ जाता है बुंदेलखंड में, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। तो जो आपका कानपुर, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी वाला जो एरिया है, इस एरिया में 100 सेंटीमीटर अधिकतम बारिश दर्ज की गई है। अर्थात ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उसके पश्चात ये जो कुछ मानसून पश्चिम की तरफ जाता है, तो जो मानसून में जल की मात्रा होती है, बारिश में जो जल की मात्रा होती है, बारिश की जो मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है। और ये जो पूरा आपका पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में अगर बारिश की बात करेंगे तो बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले का नाम बताइए जहाँ सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, तो वो जिला है दोस्तों मथुरा। मथुरा में कुल मिलाकर के कितनी बारिश दर्ज की गई है? यहाँ पर दोस्तों 57.4 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां सबसे कम बारिश होती है। ठीक, तो ये अब मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है ये आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ठीक, एक चीज़ ये देखा, अब ये बारिश जो है जैसे जैसे आपका दक्षिण की तरफ बढ़ती है, तो इसमें क्या होता है कि बारिश की मात्रा में कमी आती चली जाती है, साथ ही साथ बारिश की अवधि भी कम होती चली जाती है। अर्थात बारिश की मात्रा कम और बारिश की अवधि कम, दोनों में अंतर ये है कि बारिश कम भी होगी और कम दिनों तक भी होगी, ये इसका मतलब है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है और सबसे ज़्यादा दिनों तक बारिश कहाँ पर होती है, तो वो एक जगह है आपका दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर में लगभग 56 दिनों तक बारिश होती है, और आपको ये तो पता है 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी यहाँ पर होती है। तो लगभग 56 दिनों तक यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे ये मानसून आपका पश्चिम की तरफ जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है, तो बारिश की समयावधि में भी कमी आती चली जाती है। और होता क्या है कि यहाँ पर अधिकतम संभावित लगभग कितने दिन बारिश होती है? 32 दिन ही बारिश होती है। कुल मिलाकर के 32 दिन ही बारिश होती है। वो कहने के लिए हम जरूर कहते हैं कि 4 महीने बारिश के, लेकिन जब गिनेंगे तो 32 दिन के लगभग बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही उत्तर प्रदेश में बारिश होती है? तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही नहीं, बल्कि पश्चिमी मानसून से भी बारिश होती है। और ये पश्चिमी मानसून दोस्तों भारत में कहाँ से प्रवेश करता है? जो आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य जो सागर है, भूमध्य सागर जो आपका अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में जो पड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता है, या कह सकते हैं अलग करने का काम करता है। उसे भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर कहते हैं। चूंकि भू के मध्य में है, इसलिए उसका नाम ही भूमध्य सागर पड़ गया। तो भूमध्य सागर में जो चक्रवात उड़ते हैं, वो चक्रवात पाकिस्तान के सहारे, यहाँ पर दोस्तों आपका पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के सहारे आपका पश्चिमी भारत में प्रवेश करता है ये मानसून। तो कुछ थोड़ी सी मात्रा लगभग 10 से 15
सेंटीमीटर की जो बारिश है वो आपके पश्चिमी प्रदेशों में होती है, जैसे कि गुजरात के, राजस्थान की बात करेंगे। उसके पश्चात इसी बारिश का कुछ हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करता है। और ये जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर हम बात करते हैं बागपत, मेरठ, शामली, गौतम बुद्ध नगर और ये आपका आगरा, मथुरा, इस वाले इलाके में 10-15 सेंटीमीटर की जो बारिश है इस पश्चिमी मानसून के द्वारा हो जाती है। तो सिर्फ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से थोड़ी बहुत मात्रा बारिश की मिल गई, कुछ मात्रा जो है आपका पश्चिमी मानसून से मिल गई, लेकिन फिर भी इतनी बारिश जो है वो पश्चिमी क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपका मथुरा आगरा वाला इलाका है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है बारिश न होने की वजह से वो मरुस्थल का रूप धारण कर चुका है। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और जहाँ ज़्यादा दिन बारिश नहीं होती है वो क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। ओके, चलिए, तो इसी वजह से दक्षिण पश्चिमी पठार क्षेत्र में और आपके इस पश्चिमी क्षेत्र में बारिश कम होती है, क्योंकि बारिश की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये बारिश के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। और एक चीज़ याद रखिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हिमालय से दक्षिण की तरफ चलने में बरसात में या वर्षा में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव आता है। तो उत्तर से दक्षिण में तक चलने में या हिमालय से दक्षिण की तरफ चलने में बारिश की मात्रा में कमी आती जाती है, और बारिश की अवधि में भी कमी आती जाती है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों वर्षा ऋतु के बारे में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगली ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अगली ऋतु जो हमारी है वो है दोस्तों शीत ऋतु। शीत ऋतु की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में नवंबर से शुरुआत होती है, और लगभग फरवरी तक ये जो ठंडी है ये होती है। नवंबर से लेकर के फरवरी तक शीत ऋतु का समय माना जाता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ठंडी किस महीने में पड़ती है, तो दोस्तों आपको पता होगा, बताइए क्या होगा। जनवरी महीने में सबसे अधिक ठंड उत्तर प्रदेश में दर्ज की जाती है। और लगभग जो ये आपका ये वाला एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ का तापमान जो दोस्तों न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगर और उत्तर की बात करेंगे आपके उत्तराखंड से सटे हुए, तो यहाँ और भी तापमान कम होने की संभावना रहती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जनवरी महीने में सबसे अधिक बारिश सबसे अधिक ठंडी होती है। रीज़न क्या होता है, आखिर ठंडी क्यों आ गई? ठंडी का रीज़न ये होता है कि जो सूर्य आपका कर्क रेखा में चमक रहा था वो वापस आता है, फिर विषुवत रेखा पे आता है। विषुवत रेखा के पश्चात ही आप दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात अब ये मकर रेखा में चमकने लगता है। और ये मकर रेखा में जब चमकता है अर्थात दिसंबर महीने में आ जाती स्थिति। देखिए यहाँ आ गया ना, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर महीने के करीब जो मकर रेखा आपके ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, तो ये आपके मकर रेखा पर स्थित जो देश होते हैं वहाँ भयंकर गर्मी होती है। अर्थात नवंबर दिसंबर के महीनों में आपके दक्षिणी जो गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ से मकर रेखा गुजरती है वहाँ भयंकर गर्मी होती है। लेकिन चूंकि ये सूर्य जो है वो आपका मकर रेखा में चला जाता है, और हमारा देश जो है वो दोस्तों आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से सूर्य क्या होता है उससे थोड़ा दूर हो जाता है, और हमारे देश में क्या होता है कि रातें लंबी हो जाती हैं और दोस्तों दिन छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से तापमान में कमी आती है और ठंडी बढ़ती जाती है। एक चीज आपको और पता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आ जाती है, और एक स्थिति, एक बिंदु ऐसा होता है जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बर्फ जमा हो जाती है। अब अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड से सटे हुए जो आपके जिले हैं, ठीक है, जो आपके हिमालय से, जो आपका नेपाल से सटे हुए जिले हैं, और पिघलने के पश्चात वो हवाएं आती हैं आपके दक्षिण की तरफ, जिसकी वजह से तापमान में कमी आती है और ठंडी अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड में जब बर्फबारी होती है तो और ज़्यादा क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ठीक, तापमान में और ज़्यादा कमी आती है। तो
अगर बात करते हैं सबसे ठंडी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई वाले क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती चली जाती है। और या इसको उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी भाग है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इस तरफ से जब हम आपके तराई क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं तो तापमान में कमी आती चली जाती है। और ये क्षेत्र जो है वो यहाँ पर कम तापमान पाया जाता है, बल्कि यहाँ की अपेक्षा जो पठारी क्षेत्र है वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। उसका रीज़न यही है, मैंने बताया था, चूँकि कर्क रेखा के नज़दीक पड़ता है। और आपने देखा होगा सर्दियों में कि जैसे ही आप एमपी बॉर्डर पे पहुँचते हैं, आपको सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप मध्य प्रदेश जाएंगे वैसे ही आपको बहुत ही कम ठंडी लगना शुरू हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के अंदर जाएंगे और कम ठंडी लगेगी। जैसे आप महाराष्ट्र में प्रवेश कर देंगे और कम ठंडी लगेगी। और उसके पश्चात जब आप कर्नाटक वगैरह में जाएंगे तो ठंडी का नामो निशान खत्म हो जाता है, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय भाग है और वो आपका भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है। ओके, ये आपका पहाड़ी हिमालयी क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर ये और दूर हो जाता है भूमध्य रेखा से। इस वजह से क्या होता है, यहाँ तापमान में और कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठंडी में दोस्तों उत्तर प्रदेश में रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें से आपका गेहूँ है, आपके चना है, सरसों है ना। तो ये सारी फसलें आपके बोई जाती हैं, रबी की फसलें इनको बोलते हैं। प्रमुख रूप से 3 फसलें उत्तर प्रदेश में होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, है ना। खरीफ की फसल में गन्ना भी इंपॉर्टेंट है, एक उत्तर प्रदेश की नगदी फसल है। मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है, उत्तर प्रदेश की कृषि, आप जाकर के देख सकते हैं। तो रबी की फसल आपकी शीत ऋतु में होती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको पसंद आया हो, देखिए बहुत सारी बातें ऐसे भी होती हैं जो दिमाग में नहीं आती, हो सकता है छूट जाएं, बाकी मैं कोशिश करता हूं आपको सब कुछ बताने की। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और ये वीडियो दोस्तों यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।